देखिए आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं, दिस इज चैप्टर नंबर 6, दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डेटा जो भी होता है उसको आप डायग्राम्स में कैसे दिखाते हैं, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं, वहाँ कमेंट्री चल रही होती है और कोई भी प्लेयर जब नया क्रीज पे आता है तो उसका पूरा डेटा स्टैटिक्स दिखाया जाता है और उसमें वेरियस तरीके से उन डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। तो डेटा को प्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं, तो जब डेटा को डायग्राम के शेप में प्रेजेंट किया जाता है तो उसको बोलते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। लिखा है व्हेन डेटा इज प्रेजेंटेड इन सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर इन फॉर्म ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब इससे क्या होता है कि डेटा जो है बहुत इजीली समझ में आ जाता है और बहुत आप उसको डीप में समझ सकते हैं और उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो लिखा है कि डायग्राम प्रोवाइड अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा विजुअली। आप डेटा को विजुअली देख रहे हैं एंड ब्रिंग आउट द सेलिएंट फीचर ऑफ द डेटा, और उससे आप डेटा के फीचर्स पता लगा सकते हैं। डेटा को प्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं, उनमें डायग्रामेटिक भी होता है और ग्राफिकल भी होता है। डायग्रामेटिक भी है और ग्राफिकल भी है। इसमें डायग्रामेटिक में आप देखेंगे वन डायमेंशनल डायग्राम भी होते हैं, टू डायमेंशनल डायग्राम भी होते हैं, थ्री डायमेंशनल भी होते हैं, पिक्टोग्राम भी होते हैं और कार्टोग्राम कार्टून्स वगैरह में दिखाए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके जो है वो होते हैं। तो अपन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है इसमें सीखने वाले हैं, यानी जो पूरा चैप्टर नंबर 6 है वो आपका इसमें कवर होगा और जो चैप्टर नंबर 7 है वो आपका ग्राफिकल में प्रेजेंट होगा। तो डेटा को दिखाने के तरीके हैं ये, किसी भी डेटा को दिखाने के तरीके हैं। तो चैप्टर नंबर 6 आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कवर करेगा और चैप्टर नंबर 7 आपका ग्राफिक प्रेजेंटेशन जो है वो आपका कवर करेगा। तो अब बात आती है सर इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम। क्यों सर ग्राफ और डायग्राम करने का क्या क्या यूज है, क्या फायदा है? पहली बात तो इससे डेटा इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव हो जाता है, सिंपल तरीके से हो जाता है, कंपैरिजन करना काफी आसान होता है, यूनिवर्सल यूटिलिटी है यानी पूरे वर्ल्ड में चलता है, और इससे आप डिफरेंट पोजिशनल वैल्यू यानी मीन मीडियन मोड वगैरह भी डिफरेंट चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी डेटा आप डायग्रामेटिकली बनाएंगे उसमें आपको एक हेडिंग या टाइटल देना पड़ेगा, साइज स्केल देना पड़ेगा, एक्यूरेसी होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कलर एंड डिजाइन साइन का यूज करना चाहिए, क्लैरिटी और नीटनेस होनी चाहिए, इंडेक्स बना होना चाहिए। सिंपल बातें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है उसके क्या क्या तरीके हैं, देखो एक तो ज्योमेट्रिक डायग्राम होता है, एक फ्रीक्वेंसी डायग्राम होता है और एक अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या टाइम सीरीज ग्राफ भी कहते हैं। अब ज्योमेट्रिक डायग्राम जो है उसमें आपके आते हैं बार डायग्राम और पाई डायग्राम। बेसिकली हमारा जो चैप्टर है ना वो यही है, हमें ज्योमेट्रिक डायग्राम देखना है, उसमें बार डायग्राम और पाई डायग्राम देखने हैं। फिर हम फ्रीक्वेंसी डायग्राम में हिस्टोग्राम देखेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखेंगे और ओजाइव देखेंगे। जो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ है ये हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। हमारे कोर्स में सिर्फ ये चार चीजें हैं, इनको अपन बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए ज्योमेट्रिक फॉर्म को अपन देख रहे हैं। सबसे पहले अपना आता है बार डायग्राम। इसमें क्या होता है, बार्स होती हैं, आप देख रहे हैं इसमें ये बार खींची हुई है। इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला आपका आता है सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम क्या, ये एक डेटा दे रखा है आपको, डेटा दे रखा है, ये ईयर है 1951, 50, 61, 71, 81, 91, 2001, और उसमें लिटरेसी रेट इंडिया की दे रखी है 18 पॉइंट 28 पॉइंट समथिंग, 34, 43, 52, 64, इस तरह से। तो अब आपको कहेगा इसको बार डायग्राम में बताए, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, ये जीरो है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपने ईयर लिखे, इक्वल गैप पे लिख सकते हो, और यहाँ आपने लिटरेसी रेट के 10-10 के डिफरेंस पे आपने ये बना दिया। वो डेटा के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि आपका डेटा कहाँ तक जा रहा है। तो ये 64 तक जा रहा है तो यहाँ 70 तक बना दिया। अब आपको बार बनानी है 1951 में 18 की बार बनानी है, तो 18 ये 20 ईयर है तो 20 से थोड़ा सा नीचे, ये आपकी पहली बार बन गई। फिर आपको कहता है 1961 में 28 की बार है तो 30 से थोड़ा सा नीचे, ये आपकी बार बन गई 28। देन इसके बाद कहता है 1971 में 34 की बार है तो 30 और 40 के थोड़ा बीच में, ऊपर लिख देते हैं डिजिट कितनी है जिससे। और ये ओवरऑल होता है, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि आप ये ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे हैं, ये सिंपल पेपर पे बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 1981 में 43 है तो 1981 में ये आप देखिए ये 43 तक गए हैं। देन 1991 में ये 52 तक गया तो ये आपका देख रहे हैं 52 तक गया।
आप इसमें डिफरेंट कलर्स का भी यूज कर सकते हैं, वो अगर आपको टीचर अलाउ करेगा तो आप कर सकते हैं। और 2001 में 64 तक गया, तो आप देख रहे हैं 2001 में ये 64 तक गया है। इस तरह से डिफरेंट बार्स जो हैं वो अलग अलग ईयर के लिए बन गए। ईयर यहाँ आपके लिख दिए गए हैं, उससे आपको क्लियर रहता है। अब इससे क्या कि यहाँ आपको डेटा देखते हैं तो आपको देखना पड़ता है कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, बहुत ध्यान से। और यहाँ आपको शेप से क्लियरली पता लग रहा है कि इसका जो फ्लो है वो इस तरह से हमारी लिटरेसी रेट हमारी बढ़ रही है, ये हमें तुरंत पता लग जाता है। हम शेप देख के बता देते हैं कि हमारी लिटरेसी रेट की पोजिशन जो है वो क्या है। अब बार डायग्राम में भी वर्टिकल बार डायग्राम भी होते हैं, तो जो आपने देखे ये वर्टिकल बार डायग्राम है। ये देखो यहाँ मैंने एग्जांपल भी दिया है कि द फॉलोइंग टेबल गिव द डेटा ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दे रखी है 6 स्टेट्स में, ये देखो दे रखी है। दिल्ली में क्या है, राजस्थान में क्या है, पंजाब में क्या है, महाराष्ट्र में, केरला में, गुजरात में। तो सभी के लिए आपका यहाँ डायग्राम बन जाएगा। ये स्टेट्स हैं, ये मोर्टेलिटी रेट है, ये दिल्ली का, ये राजस्थान का, ये पंजाब का, महाराष्ट्र का, केरला का, गुजरात का। ये वर्टिकल है। और यही चीज हम हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, उसमें हम स्टेट्स यहाँ रखेंगे, मोर्टेलिटी रेट यहाँ रखेंगे। अब ये देखो, ये गुजरात की, ये केरला की, ये महाराष्ट्र की, पंजाब की, राजस्थान की, दिल्ली की। तो चीज वही है, बस एक बार आपने इसको वर्टिकली बनाया है, एक बार आपने इसको हॉरिजॉन्टली बनाया है। वर्टिकली डेटा अपन कहते हैं जब बार इस तरीके से चल रहे होते हैं, और ये आपके हॉरिजॉन्टली जब बार इस तरीके से चल रहे होते हैं। वर्टिकली में आपके इस तरह से, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि आपको कौन सा बार डायग्राम बनाना है, बाकी आपकी चॉइस। अगर कुछ नहीं लिखा तो फिर आपकी चॉइस है। नेक्स्ट आता है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होता है कि ईयर, जैसे ये आपका एक ईयर है और इसमें आप डिफरेंट डेटा जो है वो दिखाना चाहते हैं कि सर आर्ट्स हमारे स्टूडेंट्स ने इस 2005 में कितनी ली, कॉमर्स कितने जनों ने ली, और साइंस कितने जनों ने ली। ये लो, ये साइंस का डेटा है हर साल का, ये आपका कॉमर्स का डेटा है हर साल का, और ये आपका आर्ट्स का डेटा है। ये आपको स्केल देने पड़ेंगे कौन से सब्जेक्ट को आपने क्या क्या बनाया है। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंट कलर भी इनके कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट ईयर में मल्टीपल बार बन रहे हैं। 2005 में भी 3 बार हैं, 2006 में भी 3 बार हैं, 2007 में भी 3 बार हैं। तो इनको बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम, क्योंकि एक से ज्यादा बार हैं इसलिए इसको मल्टीपल बार डायग्राम बोलते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम के बाद हम देखते हैं सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार डायग्राम। सर ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, जैसे एक फैमिली ए है, एक फैमिली बी है। फैमिली ए का फूड पे कितना खर्चा है, क्लोथिंग पे कितना है, हाउस रेंट पे कितना है, मिसलेनियस पे कितना है, सेविंग पे कितना है, सारे खर्चे आपको दे दिए। अब आपको कहेगा इसको एक ही बार में बताइए। तो ये फैमिली ए का एक टावर बन जाएगा, एक टावर फैमिली बी का बन जाएगा। फैमिली, अच्छा यहाँ आपको मेजरमेंट देने पड़ेंगे, फूड को कौन सा शेड दिया है, क्लोथिंग, हाउसिंग, मिसले, सबके शेडिंग अलग अलग होगी। कलरिंग हो सकती है और नहीं तो फिर शेडिंग हो सकती है, शेडिंग ज्यादा बेटर रहती है। तो फूड आपका 10,000 है तो ये 10,000 तक तो आपका फूड आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या है, क्लोथिंग 5,000 है तो ये बार 10 तो पहले ही पहुंच गई थी, 5,000 इसमें और जोड़ दो तो ये 15,000 तक पहुंच जाएगी। देखो 10,000 तक तो पहले ही थी, अब ये 15,000 तक पहुंच गई और ये अपन ने इसमें क्लोथिंग भी जोड़ दी। उसके बाद आपका हाउस रेंट 4,000 और जोड़ दो, तो 4,000 आप जो और जोड़ देंगे इसमें तो ये 19 तक पहुंच जाएगा। ये 4,000 और जोड़ दिए, 19 तक पहुंच गया। उसके बाद आपका आया है मिसलेनियस 4,500, तो 4,500 इसमें और जोड़ दो तो ये 1904 23,500 तक पहुंच जाएगा। और देन इसमें आपका लास्ट आइटम सेविंग्स है 1,500 रुपए की, 1,500 रुपए का इसमें सेविंग जोड़ दो, कुल मिलाकर 25,000 तक ये टावर आपका पहुंचा। आप इसको डिफरेंट शेड्स में दिखाएंगे और जैसे जैसे फैमिली ए का आपने बनाया है ऐसे ही फैमिली बी का भी आप टावर जो है बना सकते हैं। अलग अलग खर्चों के लिए अलग अलग शीट देते हुए आपका बन जाएगा। तो ये है आपका सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार डायग्राम। नेक्स्ट आपका आता है परसेंटेज बार डायग्राम। अब परसेंटेज बार डायग्राम जो होता है ना वो बेसिकली तो ये जो आपने मल्टीपल देखा, ये वाला सब डिवाइडेड देखा, ये चीज तो यही है,
लेकिन तरीका अलग है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि बार का जो साइज है वो अलग अलग हो गया। यहाँ बार का साइज जो आप देख रहे हैं, क्योंकि जिसका जैसे खर्चे होंगे, आप परसेंटेज में देखेंगे कि परसेंटेज का टोटल तो 100 ही होगा ना, 100 से ज्यादा तो परसेंटेज हो ही नहीं सकता। इसलिए दोनों ही बार का जो टावर का साइज है ना वो एक ही होगा। वहां आपको परसेंटेजेस पहले कैलकुलेट पढ़ने पड़ेंगे, और ये परसेंटेजेस कैसे कैलकुलेट होते हैं उसकी एक ट्रिक है। हम इनका टोटल कर लेते हैं। इनका टोटल जो है, इनका टोटल है 25,000। इसका जो फैमिली ए है, इसका जो आपका टोटल है वो 25,000 है। इसमें फूड है आपका 10,000। तो हम फूड का परसेंटेज निकाल सकते हैं। सर फूड का परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालना बड़ा ही आसान है। जिस भी आइटम का परसेंटेज निकाल रहे हैं, दैट आइटम डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। फूड का टोटल है 10,000, टोटल है 25,000 इनटू 100, तो ये आपका निकल गया 40%। इसीलिए फैमिली ए का जब आप टावर बनाएंगे, बार बनाएंगे, तो उसमें आप 40 तक लाएंगे उसको। ये 40 तक आ गया फूड का आइटम। नेक्स्ट आपका आइटम फूड के बाद क्या है? फूड के बाद है क्लोथिंग है 5,000। तो क्लोथिंग का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 5,000 है कितने पर? 25,000 पर टोटल है, इंटू 100, तो ये आपका आ गया 20%। तो 40 एंड 20 60% हो गया। 60% तक आपका ये आ गया। ये आपका आ गया क्लोथिंग का। नेक्स्ट आपका है हाउस रेंट 4,000। तो हाउस रेंट है 4,000, 25,000 का कितना परसेंट है? तो ये आपका 8%। तो 60 में 8 और जोड़ दो तो 68 तक पहुंच जाएगा यहाँ तक, और ये 68 पहुंच गया। ये आपका आ गया किसका? हाउस रेंट का। फिर मिसलेनियस का है 4,500। तो ये भी लगभग आपका 9% निकलेगा। तो 9% और जोड़ दो तो ये आपका 9% इसमें और ऐड हो जाएगा। 9% नहीं, आपका 4,000 पे ये परसेंटेज आपका निकलेगा 2 2 4 और 2 6 16% निकलेगा ये आपका। तो 16 और 6 76% तो आपका यही हो गया। और फिर 4,500 का परसेंटेज निकालेंगे तो ये आपका निकलेगा 18%। 18% और जोड़ देंगे तो ये आपका पहुंच जाएगा यहाँ तक, यानी 40, 20 ये 60, 16 ये 76, 76 और 18 ये आपका हो गया 94%। अब आप इसका निकालेंगे 1,500 का परसेंटेज। तो 1,500 डिवाइड बाय 25,000 इंटू 6 इंटू 100, तो ये निकल जाएगा 6%। तो ये आपका 6% का बार और बन जाएगा। इस तरीके से टोटल इसका जो है ना वो 100 ही बैठेगा, जबकि इसका टोटल ज्यादा आ रहा था। इसका टोटल अगर आप देखेंगे तो इसका टोटल आ रहा था 40,000। इसका टोटल 40,000 आने के बावजूद, इसका तो 25 था, इसका 40 था, तो अनइक्वल है। लेकिन उसके बावजूद बार जो है ना वो 100 पे ही बनेगा, क्योंकि इसका क्या है कि परसेंटेज पे निकाल रहे हैं। जब आप परसेंटेज बार डायग्राम बनाते हैं उसका टोटल 100 ही बैठते हैं। उसके इंटरनल कंस्ट्रक्शन चेंज हो सकते हैं, जैसे ये फूड का इसका थोड़ा ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है, इसका क्लोथिंग का कम है लेकिन इसका क्लोथिंग का ज्यादा है। परसेंटेज का टोटल तो 100 ही बैठेगा ना। तो ये बेसिकली परसेंटेज के बार डायग्राम है, इसीलिए इनको परसेंटेज बार डायग्राम बोलते हैं। इसमें आपको परसेंटेज पहले निकालना पड़ता है, और परसेंटेज का आपका हर आइटम का परसेंटेज अलग से निकालना पड़ता है। आइटम डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, आइटम जो भी हो डिवाइड बाय टोटल 25,000 इंटू 100। इस तरह से सबका परसेंटेज निकाल के ये शेडेड भी करना पड़ेगा आपको, जैसे आपने पिछला वाला कंपोनेंट बार डायग्राम किया था। बस इसमें परसेंटेज निकल गई है एंड नथिंग एल्स, कुछ भी बाकी नया नहीं है। अब देखिए डिविएशन बार डायग्राम में क्या होता है कि इसमें जीरो वाली जो बार होती है ना वो सबसे नीचे नहीं होती, वो मिडिल में खींची जाती है। देखो जीरो वाली बार ये जा रही है आपकी जीरो वाली बार। अब जो वेरियस इस पे डायग्राम बनेंगे, अगर कोई मान लो हमारे प्रॉफिट्स हुए 2003 में आपको प्रॉफिट हुआ 150 का, 2004 में 220 का प्रॉफिट हुआ, 2005 में 200 का प्रॉफिट हुआ, 2006 में 70 का प्रॉफिट हुआ, और 2007 में आपको लॉस हुआ, तो वो उस बार के नीचे आ जाएगा। ये देखो 2007 वो उस बार के नीचे आएगा, और 2008 में फिर लॉस हुआ तो वो बार भी उसके नीचे ही आएगी। तो इस तरीके से ये जो जीरो वाली लाइन होती है ना, ये डिवाइडिंग लाइन होती है, इसमें ये एक्स एक्सिस होती है। इसके ऊपर आपका जो है वो प्रॉफिट का सेगमेंट होता है,
या मैं कह सकता हूँ प्लस का सेगमेंट इसके प्रॉफिट के ऊपर। और इस लाइन के नीचे जाओगे तो माइनस वाले देखो, -50 -100, ऊपर है +50 +100 +150 200 250 300, तो ये प्लस का सेगमेंट है और ये वाला सेगमेंट जो है ये माइनस का सेगमेंट है। तो प्रॉफिट हो तो आपको ऊपर बार बनाने हैं और लॉस हो तो आपको बार नीचे बनाने हैं। सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप कहते हैं डिविएशन बार डायग्राम। इसमें आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी बन सकता है कि बीच में लाइन खींची, अगर एक्सपोर्ट है तो आप ऊपर लिख देना, इंपोर्ट है तो नीचे लिख देना, ऐसा कोई सिस्टम भी आपका हो सकता है। तो ये कहलाते हैं डिविएशन। जो लाइन के ऊपर भी चलते हैं, ये लाइन है, ये लाइन के ऊपर भी चलते हैं, लाइन के नीचे भी चलते हैं, इनको डिविएशन बार डायग्राम कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्रोकन बार डायग्राम। नाम से पता लग रहा है ब्रोकन बार, बार टूटेगी। सर बार क्यों टूटेगी, उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है, अगर हम देखें इसके लिए एक एग्जांपल है, ये ईयर दे रखे हैं आपको, ये एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं आपको। इसमें एक एक्सपोर्ट ऐसा है जो एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा है, 3250, बाकी सब हंड्रेड्स में चल रहे हैं, ये थाउजेंड्स में चल रहा है। अब 1000 वाली बार तो जो है ना वो आपकी खींच के जो है ना इस पेज की ही बाहर आ जाएगी, तो अब ऐसी तो बार नहीं बना सकते ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप पूरा डायग्राम नॉर्मल बनाते हैं, ये 0 है, ये ईयर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ डेटा आप 100 200 300, लेकिन जाना तो 3250 तक है, वहां तक नहीं जा सकते। तो आप क्या करोगे, बाकी सब नॉर्मल बार बनाओगे, 120 250 430 550, ये जो है ना ये यहाँ इस रेंज में आती ही नहीं है। तो उसमें आप क्या करोगे, इस बार को सबसे ऊपर तक ले जाओगे और ऊपर उस बार को तोड़ दोगे और फिर एक ऊपर छोटा सा बॉक्स बना दोगे कि ये बार कहाँ तक जाएगी, सर ये बार 3250 तक जाएगी। ब्रोकन बार का मतलब है कि वो इस स्केल से नहीं बन सकती, इसलिए हमने उसको ब्रोकन बार करके कि ये यहाँ तक जाएगी, ये डेटा जो है हमने बता दिया। तो इस तरह से ये ब्रोकन बार कहलाती है कि ऊपर वाली बार जो है वो थोड़ी सी तोड़ के अलग से और बना दी जाती है कि ये बार 3250 तक जाएगी, ये बताने का तरीका जो है वो इसके अंदर ये रहता है। तो ये एक्सेप्शनली जो डेटा जो होता है ना, ये एक्सेप्शनली ज्यादा डेटा है ये वाला, उसको दिखाने का ये तरीका है कि आप उसको ब्रोकन बार डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। तो अपन देख रहे हैं पाई डायग्राम। पाई डायग्राम जो है, ये पाई वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है। पाई जो है बेसिकली क्या है, एक सर्किल के टुकड़े को कहते हैं, ये ऐसा आप 10th में पढ़ के आए तो बस वही चीज है। और सर्किल में आपके डिग्रीज का जो टोटल होता है वो 360 डिग्री होता है, ये भी आपको पता है। और इसमें क्या होता है, डेटा आपको इस तरह से दे रखा होगा, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, फूड है, क्लोथिंग है, हाउसिंग है, फ्यूल है, मिसलेनियस है, और उसका परसेंटेज दे देंगे आपको। हो सकता है परसेंटेज भी निकालना पड़े कि फूड पे वो अपना खर्चा 60% करता है, क्लोथिंग पे, हाउसिंग पे, फ्यूल पे में। परसेंटेज तो वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसा आपने परसेंटेज बार डायग्राम में देखा है, लेकिन उसको बार में तो आप दिखा दोगे परसेंटेज से, लेकिन पाई में कैसे दिखाओगे, आप सर्किल में कैसे दिखाओगे, दैट इज द मैटर। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें ये पता है कि जो 360 डिग्री है उसका अपन परसेंटेज निकाल सकते हैं, पर परसेंट कितना होता है। टोटल डिग्री 360 होता है और टोटल परसेंटेज 100 होता है, तो पर परसेंट 3.6 डिग्री होता है। ध्यान रखना, टोटल परसेंट जो पर परसेंट है 3.6 डिग्री पर परसेंट, 1% पर 3.6 डिग्री होता है। तो जितने परसेंट है उससे मल्टीप्लाई करते जाएं। ये देखो 60% है तो 60 इंटू 3.6, तो इस पर बनेगा 215 डिग्री, 216 डिग्री। 1% पे 3.6 होता है तो 15% पे कितना होगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें। टोटल डिग्रीज का टोटल हमेशा 360 बैठना चाहिए, परसेंटेज का टोटल हमेशा 100 बैठना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका प्रोपोर्शनेट एंगल्स निकल गया, एंगल्स का परसेंटेज निकल गया कि परसेंटेज में तो ये है, और अगर डिग्रीज में अपन इसको कन्वर्ट करें तो 3.6 से मल्टीप्लाई करते जाओ और कुछ भी नहीं करना। जितने परसेंटेज हैं ये परसेंटेज है, इसको अगर आप 3.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके डिग्रीज निकल जाएंगे, ये डिग्रीज निकल गए। अब आपको उसको पाई डायग्राम के अंदर दिखाना है, अब आपको उसको पाई डायग्राम के अंदर दिखाना है। पाई डायग्राम के अंदर दिखाने में क्या होता है कि आप क्या करो, ये आपने सर्किल बनाया, ये इसका सेंटर है, इसमें कहीं भी एक लाइन खींच दो, सेट की अपन ने ये लाइन खींच दी। अब आपको क्या करना है, एक एक डिग्री बनाना है इस पे। पहले पे इस पे बनाना है 216 डिग्री, तो आप 216 180 डिग्री तो आपका यहीं आ जाएगा, 216 थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, तो ये पहला डिग्री बन गया आपका, ये पहला डिग्री बन गया, ये 216 डिग्री आपका, ये 216 डिग्री है। ठीक है, अब इसके लिए डी चाहिए होगा, ये कोई साइंटिफिक चीज में नहीं बता सकता, इसलिए डी चाहिए होगा, तो डी से ही बनेगा।
फिर इसके ऊपर बनाना है, अब नेक्स्ट क्लोथिंग का डायग्राम बनाना है आपको, और क्लोथिंग का डायग्राम है उस पर डिग्री है 54, तो वो अब इस लाइन पे नहीं बनेगा, वो इस लाइन पे आके बनेगा। अब बेस लाइन हो जाएगी ये वाली, और इस पे आप 54 डिग्री का डायग्राम बनाएंगे तो ये 54 डिग्री का डायग्राम बनेगा आपका, कि ये 54 डिग्री का डायग्राम है। फिर जो नई लाइन आएगी, मान लो ये 54 डिग्री की आगे, उसके ऊपर बनेगा 36 का, तो उसके ऊपर 36 का बनेगा। फिर आपका बनेगा आपका इस तरीके से, आप जो लाइनें है ना वो आप खींचते जाएंगे, उसके ऊपर 43.2 का बनेगा तो 43.2 का बन जाएगा, और फिर उसके ऊपर आपका 10 डिग्री बनेगा। तो सारे जो है नई जो भी लाइन खींचेगी ना उसके ऊपर नया डिग्री बनेगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया बात यही है कि आप डी लेकर, सर्किल लेकर पूरा आप इसको जो है बनाएंगे, तभी आपका ये काम बैठेगा। एक बार आपको बना के देखना पड़ेगा कि पाई डायग्राम कैसे बनता है ना। परसेंटेज आपको दे रखे होंगे, परसेंटेज को 3.6 से मल्टीप्लाई करना, डिग्री निकल जाएंगे। परसेंटेज अगर आपको नहीं दे रखे तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, आइटम अपॉन टोटल इनटू 100, जैसा कि मैंने यहाँ कैलकुलेट किया था, ये देखिए, देख सकते हैं आप, आइटम डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, आइटम डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, आइटम डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, तो परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने जो है परसेंटेज दे रखे हैं आपको, तो सिंपली परसेंटेज तो ये दे रखे, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज को 3.6 से मल्टीप्लाई करके सीधा डिग्री निकालने और देन पाई डायग्राम बनाना है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, इन सभी जितने भी डायग्राम इस चैप्टर में डिस्कस आपके सामने हुए, इन सभी के आपको कॉपी के अंदर खुद बना के देखने चाहिए कि वो आपको याद हुए नहीं। क्योंकि देखो ओरली सुनने में ये सब आसान लगते हैं, जब खुद करते हैं तो याद तभी होंगे, क्योंकि लर्निंग तभी होगी, ये तो समझाने का काम हुआ है, लर्निंग तभी होगी जब आप इनको लिख के अच्छे से करें।